फिलहाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल के अंदर आपको यह चैप्टर मिलता है जिसका नाम है जलवायु। इसका लेक्चर नंबर 2 हम लोग अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के सामने करने वाले हैं। इससे पहले का जो हमारा लेक्चर हुआ था दोस्तों, उसके अंदर हम लोगों ने आप सभी के साथ डिस्कशन किया था कि जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है। उसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम किस तरीके से बनता है और हमारी ये जो हवाएं होती हैं या फिर जिसे हम लोग वायु कहते हैं, ये किस दिशा में चलती हैं। आपको पता है कि ये हमेशा हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ, यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ जाती हैं। और इसी की वजह से आपने देखा था कि हमारे यहाँ पर मौसमों का बदलना होता है। हमारी आज की इस क्लास में हम लोग आपके साथ लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर से संबंधित। और आज की इस क्लास में आपको बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं आपके साथ हमारी आज की इस क्लास में जलवायु से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले जलवायु नियंत्रण क्या होता है इसको समझेंगे कि जलवायु किन चीज से नियंत्रित की जा सकती है किसी क्षेत्र की, उसे देखेंगे। और हम लोग फिर ये देखेंगे कि जो भारत देश है इसकी जलवायु को क्या क्या चीजें प्रभावित कर देती हैं, है ना, कि वो क्या फैक्टर्स या फिर क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप लोग देखते हैं कि जो हमारा प्यारा भारत देश है उसकी जलवायु प्रभावित हो जाती है। ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ये दोनों टॉपिक होंगे और यहां से आप लोग देखते हैं कि पेपर के अंदर सवालों को पूछा जाता रहा है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही रोचकता के साथ हमें आपके सामने इसको रखना होगा। शुरुआत कर देते हैं, डिस्कशन करते हैं जलवायु नियंत्रण के बारे में कि जलवायु नियंत्रण आखिर होती क्या है। देखिए, किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर के अंदर जलवायु को क्या है बच्चों की जलवायु को देखने के या फिर किसी भी जलवायु को निर्धारित करने के हमारे पास 6 कारक होते हैं कि जलवायु 6 चीजों पर टिकी हुई है। किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर आप देखते हैं कि वहां की ठंडी जलवायु है तो उसके पीछे 6 वजह है। अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि वहां की जलवायु गर्म है तो उसकी गर्म होने की भी आप देखते हैं कि 6 कारण होते हैं। कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं या फिर कौन कौन सी वजह से किसी क्षेत्र की जलवायु ठंडी या गर्म हो जाती है, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले होता है अक्षांश। क्या होता है अक्षांश आपको बताएंगे। फिर होती है तुंगता। तुंगता का मतलब होता है ऊंचाई, कि अगर कोई क्षेत्र ऊंचा है तो वहां पर ठंडक हो सकती है, वहीं कोई क्षेत्र अगर समुद्र के पास है तो वहां पर आपको संतुलित वातावरण दिखेगा। वायुदाब, कि आपके क्षेत्र में कैसा एयर प्रेशर है वो भी क्या करता है, आपकी जलवायु को प्रभावित करता है। वहां पर हवा कैसे बहती है, पवनों का कैसा तंत्र है, हवा तेजी से आती है, कम आती है, उससे भी जलवायु प्रभावित होती है। समुद्र से दूरी, आप कितने समुद्र से दूर है, इस वजह से भी आप देखते हैं कि आपके क्षेत्र की जलवायु क्या होती है, कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड होती है। महासागरीय धाराएं, कि आपके आसपास क्या कहीं कोई समुद्र तो नहीं है, और अगर समुद्र है तो उसके आसपास बहने वाली जो आपकी धाराएं होती हैं, पानी होता है, वो भी आपके इलाके की जलवायु को प्रभावित करता है। और उच्चवाचव लक्षण क्या होता है, इनको बताएंगे। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर हम लोग देखें कि जो वो क्षेत्र होता है उसकी जो जलवायु होती है वो मुख्य तौर पर आपको इन 6 चीजों पर आधारित दिखती है। अगर आप कहीं पर ऊंचे क्षेत्र में है तो वहां की जलवायु अलग होगी, कहीं आप नीचे क्षेत्र में है तो वहां की जलवायु अलग होगी, समुद्र के पास है तो जलवायु अलग होगी, समुद्र से दूर है तो जलवायु अलग होगी, महासागरीय धाराएं अगर आप तक पहुंच पा रही हैं तो जलवायु आपके इलाके की अलग होगी। कुछ इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि जलवायु इन चीजों पर डिपेंड होती है। वहीं अगर आपके यहाँ पर क्या है बच्चों की हवा का तंत्र बहुत अच्छा है, तेज हवाएं चलती हैं, तो जलवायु अलग तरीके से होगी। वहीं अगर ऐसा इलाका है जहां पर हवाएं तेज नहीं चलती तो वहां की जलवायु आपको अलग दिखेगी। तो मुख्य तौर पर किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो इन 6 कारकों पर आधारित होती है और यही 6 चीजें पूरे जलवायु को निर्धारित करती हैं। अब एक एक कर अक्षांश, तुंगता, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चवाचव लक्षण, हर एक की कहानी को आपके सामने बहुत आसानी के साथ, बहुत सीधे सरल शब्दों में रखते चलेंगे और आप सभी बच्चे इन कहानियों को, इन बिंदुओं को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जो आप जलवायु देखते हैं वो अक्षांश की वजह से, महासागरीय दूरी की वजह से, वायुदाब की वजह से कैसे प्रभावित होती है उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अक्षांश का मतलब क्या होता है कि विभिन्न अक्षांशों पर मुख्य तौर पर क्या है कि जो आपकी मिलने वाली सौर ऊर्जा आपको भिन्न भिन्न दिखती है। अगर हम पृथ्वी पर देखें दोस्तों कि अगर हम लोग अपनी पृथ्वी को देखें तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर हमने क्या किया है, काल्पनिक रेखाओं को देख लिया है। जो रेखाएं आपको लेटी हुई दिखती हैं, इस प्रकार से आपको लेटी हुई दिखती हैं, इनको हम लोग अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है।
वहीं हमारी वो रेखाएं जो आपको क्या दिखती हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे आती हुई दिखती हैं, वो आपकी रेखाएं जो आपको ऊपर से नीचे आती हुई दिखती हैं, इनको हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर किसी क्षेत्र की अगर हम अक्षांश रेखा को देखें कि अक्षांश रेखाएं जो हैं वो उस इलाके की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं के जरिए हमें समय का पता चलता है बेसिकली। लेकिन अक्षांश रेखा क्या है दोस्तों, आपको दिखता है कि ये आपकी कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर आपकी जो जलवायु होती है उसे प्रभावित करती है ना। अब आप यहां पर देखिए दोस्तों कि ये हमारी पृथ्वी हुई, है ना। अब पृथ्वी के अंदर अगर आप लोग देखते हैं कि जो हमारा भूमध्य क्षेत्र वाला इलाका होता है, ये हमारी पृथ्वी है। और अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के एकदम बीचम बीच से आप क्या देखते हैं दोस्तों, एक लाइन निकलती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के एकदम बीच से एकदम एक लाइन निकलती है, एक रेखा निकलती है, काल्पनिक रेखा है ये। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग सीधे तौर पर भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं। ठीक ऐसे ही आप देखते हैं कि भूमध्य के ऊपर, भूमध्य रेखा के उत्तर में यहां में एक और रेखा गुजरती हुई दिखती है, ये भी एक अक्षांश रेखा है। जो भी रेखा लेटी हुई होती है उसे हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो भी रेखा आपकी ऊपर से नीचे आ रही होती है उसको हम लोग देशांतरीय रेखा कहते हैं। और ये तीनों रेखाएं अगर आप देखें, कर्क रेखा जिसके बारे में मैं भी आपको बता रहा हूं, ये भी एक अक्षांश रेखा, एक लेटी हुई रेखा है ना। और अगर आप भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के एकदम बीच से है, इसके नीचे वाले भाग में देखते हैं तो वहां पर भी आपको एक रेखा दिखती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि भाई इस तरीके से हमारी ये पृथ्वी है। अब हमारी ये जो पृथ्वी है, आपने देखा कि इसके बीचम बीच से एक रेखा निकलती है जिसे हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर में, उत्तर में अगर आप देखें तो एक लाइन गुजरती है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, अक्षांश रेखा है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ एक और रेखा निकलती है, ये भी काल्पनिक है, इसे मकर रेखा कहते हैं। अब देखिए कि जो हमारा ये सूरज है दोस्तों, यहां पर हमें सूरज दिख रहा है या फिर सूरज की किरणें हैं। ये सूरज की किरणें क्या करती हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि इस क्षेत्र में बहुत ही सीधी पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही। जी हाँ, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना दोस्तों, यहां पर आप लोग देखते हैं कि यहां पर आपकी सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी मिल रही हैं। और इसी वजह से, तो अक्षांश रेखाओं की वजह से क्या है कि दोस्तों कि मुख्य तौर पर वो क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास है, क्या आप क्या देखते हैं कि वो हमारे देश के इलाके, वो हमारे दुनिया के इलाके जो आपको भूमध्य रेखा के एकदम पास पड़ते हैं, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र दिखेगा, है ना, क्योंकि यहां पर सूरज की जो सीधी किरणें पड़ती हैं। वहीं जो आपकी क्या है, अक्ष दिखते हैं, अक्ष मतलब टॉप, पृथ्वी का जो टॉप है, जैसे यहां पर हमें, इसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव और इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव है, यहां तो सीधी रोशनी नहीं पड़ रही, तो यहां पर आपको क्या दिख जाता है, कम गर्मी दिख जाती है ना। तो ध्रुवों से जितने दूर है, क्या आप जितने ध्रुव से दूर है, जितने आप पृथ्वी के अक्ष से दूर है, आप देखें कि पृथ्वी से फिर हमारे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से एकदम दूर है, उतनी ज्यादा आप क्या देखते हैं कि आपको तापमान में फर्क दिखता है। तो जो हमारे अक्षांश के इलाके हैं, यानी कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको दिखता है, कैसा दिखता है बच्चों, बहुत ज्यादा दिखता है। यहां पर आप लोग देखते हैं कि तापमान ज्यादा है, और जैसे जैसे आप क्या करते हैं, जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, है ना, भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, कि आपकी, अगर मैं देखूं दोस्तों कि ये हमारी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से अगर मैं क्या करूं, ध्रुव की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ जाऊं या फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ जाऊं, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे तापमान कैसा मिल जाता है, घटता हुआ दिखता है, यानी कि ठंड होने लगती है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश की वजह से, है ना। तो सूरज की किरणें इस क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ का तापमान ज्यादा होता है, यहाँ की जलवायु अलग होती है। और इस क्षेत्र की जलवायु अलग है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, सीधी रोशनी पड़ती हुई नहीं दिखती है सूरज की। तो सबसे पहला फैक्टर था कि किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो प्रभावित हो जाती है अक्षांश से। उसको हमने समझा कैसे, कि जिस सूरज की जो सीधी रोशनी है वो हमें कहाँ दिखती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास दिखती है। और इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर आपको गर्मी दिखती है अपेक्षाकृत, यहाँ की जलवायु अलग है। और ये जो आप क्या है बच्चों, जो आपकी भूमध्य रेखा से दूर के क्षेत्र हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव के इलाके हों, चाहे आपके दक्षिणी ध्रुव के इलाके हों, यहां पर आप लोग देखते हैं कि जलवायु अलग है। तो अक्षांश की वजह से भी आप लोग देखते हैं कि आपकी जो जलवायु होती है ना, आपका जो तापमान होता है वो कहीं ना कहीं आपको अलग दिखता है। अब दूसरी चीज है जिसे कहा जाता है ऊंचाई, और इसको तुंगता के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी को हम लोग तुंगता भी कहते हैं, हिंदी में इसको तुंगता के नाम से पेपर में लिख दिया जाता है, तो घबराइएगा मत। ऊंचाई जो होती है, किसी क्षेत्र का ऊंचा होना, किसी क्षेत्र का पहाड़ों पर बसे होना, किसी क्षेत्र का मैदानी क्षेत्र में बसे होना, इसकी वजह से भी आप लोग देखते हैं कि वहां की जलवायु आपको प्रभावित होते हुए दिखती है, या फिर वहां की जलवायु आपको अलग होते हुए दिखती है। कैसे, चलिए देखते हैं।
देखिए कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, कि जैसे आप पृथ्वी के फ्लोर पर हैं, आप मैदानी इलाकों में हैं, अब मैदानी इलाकों से जैसे जैसे आप ऊपर चले जाते रहेंगे, आप मैदानी इलाकों से जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे, है ना, आप क्या देखते हैं कि वहां पर वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। वहां पर आप क्या देखते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वहां पर आपको क्या दिखता है, कम दिखता है। कि जैसे जैसे आप मैदानी इलाकों से मुख्य तौर पर क्या करते हैं, पहाड़ी इलाकों की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाने लगते हैं, तो वहां पर आप क्या देखते हैं कि हवा का जो प्रेशर होता है वो आपको कम दिखता है, एयर प्रेशर वहां पर कम होता है ठंडे इलाकों में, है ना। और आप क्या देखते हैं कि दोस्तों मुख्य तौर पर यहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर वायु की हमें कम उपस्थिति दिखती है, ऑक्सीजन कम दिखता है, और वहां का तापमान भी आपको घटा हुआ दिखता है। कि जब आप एक मैदानी क्षेत्र से क्या करते हैं दोस्तों, कि जब आप एक मैदानी क्षेत्र से क्या करते हैं, बढ़ना शुरू कर देते हैं किस तरफ, पहाड़ी क्षेत्र की ओर, तो आप लोग क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि यहाँ पर वायु की जो सघनता होती है वो कम हो जाती है, वायु की उपस्थिति आपको यहाँ पर कम दिखती है। उसी के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, उसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्षेत्र में कहाँ ज्यादा था, कहाँ आपको ठंड ज्यादा मिलेगी। अब एक मैदानी क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये मैदान है, और यहां पर आपको पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है। भाई तापमान का घटना मतलब ठंड का होना। ठंड कहां मिलेगी दोस्तों, जितना आप क्या करेंगे, जितना आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, जमीन की सतह से जितना आप ऊपर जाते चले जाएंगे, आप अपना तापमान घटते हुए देखेंगे या फिर आप ठंड आते हुए देखेंगे। और इसीलिए हम लोग देखें कि मैदानों की तुलना में पहाड़ियों का तापमान आपको क्या दिखता है, कम दिखता है। तापमान का ज्यादा होना मतलब गर्मी का होना होता है, तापमान का कम होना यानी कि ठंड का होना होता है। तो आपके जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वहां पर वायु में सघनता कम दिखती है ना। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि वहां का तापमान आपको कम दिखता है यानी कि ठंड दिखती है। और वहीं पर आप देखें कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर आप लोग देख लेते हैं कि वायु की सघनता अच्छी होती है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि यहाँ की जलवायु अलग है। तो अगर आप देखें तो किसी क्षेत्र की ऊंचाई कि अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में है तो वहां की जलवायु आपको अलग दिख जाएगी, वहीं अगर आप मैदानी क्षेत्र में है तो आपको वहां की जलवायु अलग दिख जाएगी, वहां का तापमान अलग दिखेगा, है ना। तो मुख्य तौर पर किसी क्षेत्र की ऊंचाई, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में होंगे तो वहां की जलवायु, वहां का तापमान अलग होगा, और ऐसे ही अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो वहां की जलवायु और वहां का तापमान अलग होगा। तो किसी भी क्षेत्र की ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर वो प्रभावित कर देती है। क्या चीज को प्रभावित कर देती है, वो प्रभावित कर देती है उस इलाके की जलवायु को। अब तक हमने देखा कि अक्षांश के जरिए कैसे किसी क्षेत्र की जलवायु प्रभावित होती है, और उसी के साथ साथ फिर हमने ये भी देखा कि कैसे ऊंचाई के, अगर आप ऊंचे क्षेत्र में हैं तो कैसे आपकी जलवायु प्रभावित होती है, और अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो कैसे आपकी जलवायु अलग होती है, वो जलवायु कैसे प्रभावित होती है वो हमने देखा। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए एक और चीज देखते हैं, वो क्या है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी वायु दाब या फिर पवन तंत्र। क्या कहलाते हैं इसको हम लोग कहते हैं वायु दाब या फिर पवन तंत्र। कि हवाओं के बहने की वजह से भी अगर किसी इलाके में तेज हवाएं बहती हैं तो वहां की जलवायु अलग होगी, अगर किसी इलाके में कम हवाएं बह रही हैं, हवाओं का बहना कम है, तो वहां की जलवायु अलग दिखेगी। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए जी, किसी क्षेत्र का जो वायु दाब होता है या फिर वहां का जो पवन तंत्र होता है, हवा का बहने का तरीका होता है, वो उसके अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि कहां पर आपको तेज हवा दिखेगी, अगर आप पहाड़ की चोटी पर हैं या फिर आप अगर मैदान में हैं, है ना दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर आपको मुख्य तौर पर तेज हवाएं मिलेंगी, कि आप एकदम खड़े हैं और आपको आवाज भी नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रहा है सर, ऐसा आप बोल सकते हैं, है ना। तो यहीं पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य तौर पर कहां पर आप देख सकते हैं कि आपको पवन का तंत्र, हवाओं की तेजी दिख सकती है, कि ऊंचाई पर, कि जितने ऊंचाई पर आप होंगे उतनी ज्यादा तेज आपको हवा मिलेगी, है ना। हवा तेज है लेकिन वहां ऑक्सीजन की कमी आपको दिख जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम देखें कि जितने हम मैदानी क्षेत्र में हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पर हमें संतुलित मात्रा में हवा दिखती है। तो आपने यही देखा दोस्तों कि किसी भी क्षेत्र के अंदर वहां की जो हवा तंत्र होती है, वहां पर तेज हवाएं और वहां की कम हवाएं जो आपको दिखती हैं, वो उसकी ऊंचाई पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं और अक्षांश पर निर्भर करती हैं, है ना। और ये जो आपका वायुदाब होता है, या फिर हम कहें कि ये जो हवाओं का बहना होता है, पवन तंत्र का मतलब हवाओं के बहने का तरीका, पवन का मतलब हवा होता है, तो ये जो आपकी हवाओं के बहने का तरीका होता है, ये उस क्षेत्र के तापमान को और वहां की वर्षा को भी प्रभावित कर देता है ना। कि जिस क्षेत्र में जिस प्रकार से हवाएं बह रही होंगी, उस क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि वहां का मौसम वैसे ही होगा। अगर तेज हवाएं चल रही हैं, क्या वहां पे आपको गर्मी लगेगी? अरे भाई गर्मी नहीं लगेगी, सुहाना मौसम होगा ऐसा, है ना। और अगर आप देखें कि तेज हवा नहीं चलेगी तो आपको गर्मी का एहसास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तेज हवाओं से भी, हवाओं के जरिए भी किसी क्षेत्र की जलवायु आप देखते हैं कि प्रभावित हो जाती है। अगर तेज हवाएं चल रही होती हैं तो आप देखते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु
में आपको दिखता है कि एक संतुलित माहौल होता है, वहां की जलवायु अलग हो जाती है। वहीं एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तेज हवाएं नहीं चल रही हैं, वहां की जलवायु आपको अलग दिख जाती है ना। तो वायु दाब या फिर हवा क्या होती है, हवाओं के बहने से भी किसी इलाके या फिर किसी क्षेत्र के अंदर जो वहां की जलवायु होती है वो आप प्रभावित होते हुए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अक्षांश की वजह से किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है वो एक दूसरे क्षेत्र से अलग हो सकती है। जो पृथ्वी के एकदम बीच वाले इलाके हैं जहां पर सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है वो गर्म है, अपेक्षाकृत उनसे जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच वाले इलाकों से दूर है, जो आपके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हुआ, वहां पर आप देखते हैं कि ठंड ज्यादा है। जितनी ऊंचाई पर आप हैं दोस्तों, वहां पर आप लोग देखते हैं कि ऊंचाई पर ज्यादा होने की वजह से आपको तापमान में अलग फर्क दिखेगा, आपको जलवायु अलग दिखेगी। ऐसे ही आपने देखा कि जहां पर तेज हवा चलती है वहां की जलवायु अलग हो जाती है, और जहां पर कम तेज हवा चल रही होती है वहां की जलवायु अलग हो जाती है। तो अब तक ये 3 फैक्टर्स या फिर 3 कारण देखे जिससे किसी भी इलाके की जलवायु आपको प्रभावित होते हुए दिखती है। अब यहां पर चौथी वजह होगी, हमारा चौथा कारण होगा जिसे हम लोग कह रहे हैं समुद्र से दूरी। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको हम लोग कह रहे हैं समुद्र से दूरी। समझने की कोशिश करते हैं कि जलवायु पर समुद्र का क्या होता है बच्चों, समकारी प्रभाव पड़ता है। समकारी मतलब सीधा प्रभाव पड़ता है कि जलवायु जो है, किसी भी इलाके की जो जलवायु है उस पर समुद्र का सीधा प्रभाव पड़ता है। कि अगर आप समुद्र के पास होंगे, अगर आपका इलाका, अगर आप समुद्र के पास टिके हुए हैं तो आपको क्या दिखता है दोस्तों कि आपकी जलवायु अलग होगी। वहीं अगर आप मैदानी क्षेत्र में हैं तो आपकी जलवायु अलग होगी, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो आपकी जलवायु आपको अलग दिख जाएगी। समुद्र के नजदीक वाले जो स्थान होते हैं वहां पर मौसम एक समान रहता है। आपने सुना होगा मुंबई की बात कि भाई मुंबई में ना मौसम एकदम बढ़िया रहता है, वहां गर्मी में बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, सर्दी में बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, साल भर एक जैसा ही मौसम रहता है। सुना है आपने? वहां की जलवायु आपको कैसी लगती है दोस्तों, एक समान ही दिखती है, क्योंकि ये समुद्र के पास है। तो जो जो हमारे इलाके आपको समुद्र के पास दिखते हैं वहां पर आप अपेक्षाकृत देखते हैं कि मुख्य तौर पर अधिकतर जो चीजें आपको दिखती हैं, अधिकतर जो आपको क्या दिखते हैं दोस्तों, समुद्र के आसपास के जितने भी हमारे राज्य हैं, शहर हैं, वहां का मौसम आपको एक प्रकार से दिखता है, सब में समान ही दिखता है। और जितना आप समुद्र से दूर जाते रहते हैं आपको मौसम में असमानता दिखती रहती है। अब अभी आप क्या है दोस्तों कि मान लीजिए कि यहां पर आपको तमिलनाडु दिखता है, ये आपका केरल है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका कर्नाटका है। इन सभी राज्यों के अंदर तापमान सामान्य है, एक जैसा ही मिलेगा, सुहाना। जितना, क्योंकि ये समुद्र के पास आपको दिख रहे हैं सारे के सारे। और जितना आप समुद्र से दूर जाते जाएंगे, जितना आप समुद्र से दूर जाते जाएंगे, जैसे आप उत्तरी इलाके में आ गए, यूपी बिहार में आ गए, तो यहां पर आपको तापमान अलग दिखेगा। जितना आप समुद्र से दूर जाते हैं आपको मौसम में असमानता दिखती है, आपकी जलवायु अलग होने लगती है। अब मैदानी इलाके में पास जाते हैं तो यहां पर आपको अलग दिखने लगती है। और भाई मैदानी इलाके से अगर आप पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, तो आपको अलग दिखती है। जितना आप समुद्र से दूर जा रहे हैं, देखिए दोस्तों, जितना आप समुद्र से दूर जा रहे हैं उतना आप देख पा रहे हैं कि आपके मौसम में असमानता आ रही है। तो जब आप समुद्र के पास हैं तो मौसम समान दिख जाता है, जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाते हैं तो आपका जो मौसम होता है, वो जलवायु होती है, वो आपको क्या दिख जाती है दोस्तों, अलग तौर पर दिख जाती है। इसको एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, यहां पर लिखा है जैसे कि जो चेन्नई का मौसम होता है, चेन्नई हमें यहां पर दिखता है, ये रही हमारी चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी। ये जो हमारी चेन्नई है, साल भर अगर आप इसका मौसम देखें एक जैसा ही रहता है, तापमान लगभग 25, 26, 27 के आसपास रहता है। वहीं अगर आप दिल्ली के अंदर देखें तो दिल्ली यहां पर है दोस्तों, हमारी दिल्ली, यहां पर आप लोग देखते हैं कि एक साल में हमें मौसम में कई उतार चढ़ाव दिख जाते हैं। यहां पर सर्दी के अंदर तापमान आपको 2 डिग्री तक पहुंचता हुआ दिख जाता है, गर्मी के अंदर तापमान आपको लगभग 45 डिग्री के आसपास पहुंचता हुआ दिख जाता है ना, क्योंकि ये समुद्र से दूरी पर है। जितने आप समुद्र से दूर जाएंगे आपको आपके एक साल के अंदर मौसम में बहुत बार बदलाव दिख जाएगा। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु समुद्र से दूरी पर भी टिकी होती है। जितने आप समुद्र के पास हैं दोस्तों, वहां पर आप देखते हैं कि एक समान आपको जलवायु दिख जाती है। वहीं जितने दूर आप जा रहे हैं आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी जलवायु है वो कहीं ना कहीं आपको भिन्न भिन्न होती हुई दिख रही है ना। और मौसम की इसी विषमता को क्या कहा जाता है, इस प्रकार की जो विषमता आप देखते हैं कि भाई चेन्नई में एक साल में आप देखते हैं कि एक ही तरीके का पूरा मौसम है, केरल में भी पूरे एक साल में एक ही तरीके की जलवायु तापमान रहता है, लगभग 25-26। वहीं दिल्ली में आप देखें कि सर्दियों में तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, कभी कभार आपको 2 डिग्री तक पहुंचता हुआ दिखता है, और गर्मियों में 40-45 डिग्री तक हो जाता है। एक ही देश के अंदर आप देखें कि ये जो आपको मौसम की विषमता दिखती है, अलग अलग स्वरूप दिखता है, तापमान का अलग अलग स्वरूप दिखता है, इसको महाद्वीपीय अवस्था कहा जाता है। महाद्वीपीय अवस्था का मतलब कि जितना आप समुद्र से दूर जाते हैं आपके तापमान में आपको बदलाव दिखता है, और इसी को हम लोग
महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। महाद्वीप का मतलब आपको पता है मुख्य तौर पर कॉन्टिनेंट। भारत एक एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो समुद्र से दूरी, उसी के साथ साथ हमने देखा कि किसी क्षेत्र की ऊंचाई, उसी के साथ साथ हमने देखा मुख्य तौर पर कि वहां पर हवाओं का चलना, और उसी के साथ साथ अक्षांश क्या कर देते हैं, किसी भी क्षेत्र की जो आपकी मौसम, किसी भी क्षेत्र के अंदर जो आपकी जलवायु होती है ना, क्लाइमेट होता है, उसे प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। अब ये महासागरीय धाराएं क्या होती हैं और ये आपकी महासागरीय धाराएं कैसे प्रभावित कर देती हैं जलवायु को, उसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। महासागर का मतलब होता है दोस्तों समुद्र, और धाराओं का मतलब होता है समुद्र का पानी, है ना। ये जो आपकी धाराएं होती हैं ये समुद्र से तट की ओर क्या करती हैं, चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब ध्यान से देखिए, ये भारत का मानचित्र है। अब भारत के मानचित्र में यहां पर आपको ये गुजरात है, ये आपका मुंबई हुआ, गोवा हुआ, कर्नाटक हुआ, केरल हुआ, उसके बाद हम पहुंच गए तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर हम पहुंचे उड़ीसा, फिर हम पहुंच गए दोस्तों कहां पर, पश्चिम बंगाल। ये पूरा हमारा आपको क्या दिखता है, समुद्र के पास वाला क्षेत्र है। दिख रहा है आपको? जी हाँ। अब यहां पर बताया जा रहा है कि दोस्तों के समुद्र तट से, क्या आप समुद्र के पास हैं, है ना। अब आप जब समुद्र के पास हैं तो यहां पर जितनी भी, अगर आप समुद्र के पास होंगे, अगर आप कभी नदी के पास गए होंगे, कभी आप समुद्र के पास गए होंगे, तो नदी के पास जब आप खड़े ना तो एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, लगता है नहीं लगता, है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि जितने आप समुद्र के पास होंगे, समुद्र के अंदर जो पानी है ना, वो क्या कर देगा दोस्तों, आपको दिखता है कि समुद्र के अंदर जो आपकी धारा है, जो पानी है, वो आपकी हवाओं को, जो अगर आप समुद्र के पास मौजूद हैं, वो आपकी हवाओं को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, है ना। और यहां पर आप देखते हैं कि इसकी जलवायु आपको प्रभावित होती दिखेगी, है ना। और आप देखते हैं किसी तटीय क्षेत्र के पास अगर गर्म जलधारा बहती है तो वहां पर आप लोग देखते हैं कि वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर बह जाती है और तटीय क्षेत्र गर्म हो जाता है ना। अब देखिए ये एक और अलग बात है, ये एक और विचित्र बात है, ये बहुत ही विचित्र बात है। इसको आप लोगों को देखना होगा और समझना होगा कि मुख्य तौर पर अगर आप लोग समुद्र के पास हैं तो समुद्र के पास आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर आपको वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं क्या दिख जाती हैं दोस्तों, लगती हुई मिलती हैं। लेकिन एक और चीज है, क्या पता है आपको, हमारे समुद्र में आपको दो प्रकार की क्या दिख जाती हैं, धाराएं दिख जाती हैं। क्या दिखती हैं दोस्तों, अगर आप लोग हमारे समुद्र को देखें तो आपको मुख्य तौर पर क्या दिख जाती हैं, दो प्रकार की धाराएं दिख जाती हैं। कैसे, चलिए मैं आपको मानचित्र के जरिए यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में एकदम से एक रेखा निकलती है एकदम बीच में, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ध्यान से समझिएगा, ये हमारी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा हमें बताती है कि भाई यहां पर जो दुनिया के जितने भी क्षेत्र होंगे ना, वो क्या है दोस्तों, वो बहुत गर्म है। और इस क्षेत्र के अंदर भी आपको क्या मिलता है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर भी आपको यहां पर समुद्र मिलता है ना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत विचित्र बात बता रहे हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें पता है कि दुनिया के बीचम बीच ये जो भूमध्य रेखा है, ये बहुत ही गर्म इलाका है, और यहां पर हमें समुद्र भी दिख जाता है, इस क्षेत्र में हमें समुद्र भी दिखता है। अब यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो समुद्र आपको दिखता है ना भूमध्य रेखा के आसपास, तो इसके अंदर हमें क्या दिखती है, ये जो हमें समुद्र दिखता है, इसके अंदर हमें गर्म धाराएं दिखती हैं। तो जो हमारा समुद्र, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो हमारा समुद्र भूमध्य रेखा के आसपास है, वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि वहां पर हमें मुख्य तौर पर गर्म क्षेत्र दिख जाता है ना। ध्यान से देखिएगा कि जो क्षेत्र हमारा मुख्य तौर पर आपकी भूमध्य रेखा के पास है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो जो हमारा समुद्र भूमध्य रेखा के आसपास है इस क्षेत्र में, तो यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहां पर जो समुद्र का पानी होता है वो भी आपको गर्म दिख जाता है। और यहां पर समुद्र का पानी गर्म है, तो यहां पर अगर आप समुद्र इस समुद्र के आसपास खड़े होंगे तो आपको गर्म हवाएं मिलेंगी, यहां की जलवायु अलग मिलेगी। वहीं अगर आप ऐसे समुद्र के आसपास के क्षेत्र में हैं जहां पर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा के पास नहीं पड़ता, जहां सूरज की सीधी रोशनी नहीं पड़ रही, तो यहां का पानी आपको कैसा दिखता है, यहां का पानी आपको ठंडा दिखता है। और इसी वजह से अगर आप यहां के समुद्र के किनारे पर खड़े होंगे तो आपको ठंडी हवाएं मिलेंगी। समझ पा रहे हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि अगर आप देखिए कि समुद्र के अगर आप आसपास खड़े हैं, समुद्र के तट पर अगर आप खड़े हैं, अगर आप समुद्र के तट पर खड़े हुए हैं दोस्त, तो आप लोग क्या देखते हैं कि समुद्र के तट पर खड़े होने की वजह से आपको वहां से ठंडी हवाएं मिलेंगी, यानी कि आपकी जलवायु अलग होगी। लेकिन अगर आपका समुद्र भूमध्य रेखा के पास आता है, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में पड़ता है, तो वहां पर आप लोग क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र गर्म रहता है, तो यहां का जो समुद्र है वहां की जो आपको हवाएं हैं वो भी आपको गर्म दिखती हैं, है ना। तो यहां पर यही बताया जा रहा है कि अगर आप समुद्र के उस क्षेत्र में है जहां पर आपको ठंडी जलधारा दिखती है तो आपकी जलवायु अलग होगी। वहीं अगर आपका समुद्र गर्म जलधारा वाला है तो वहां की जलवायु आपको कैसे दिख जाएगी दोस्तों, आपको अलग होती हुई दिखेगी।
है ना। और भारत जो है दोस्तों एक ठंडी जलवायु, यहाँ हमारा जो समुद्र है वो भूमध्य रेखा से आपको ऊंचा दिख जाता है, ऊपर दिखता है। तो इसी वजह से भारत के अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी महासागरीय धाराएं हैं वो ठंडी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि समुद्र से दूरी, उसी के साथ साथ हम लोगों ने समझा कि कैसे आपकी महासागरीय धाराएं, हमने देखा कि कैसे ऊंचाई, उसी के साथ साथ हमने देखा कि अक्षांश किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए अब हम लोग उच्चवाचव के बारे में डिस्कशन करेंगे। उच्चवाचव ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी किसी क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि वहां की जो आपकी गर्मी होती है, जलवायु होती है, उसको प्रभावित करता है। ऊंचे पर्वत जो होते हैं वहां पर आपको ठंडी या गर्म वायु को अवरोधित कर देते हैं। आप क्या देखते हैं कि आपके जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ऊंचे ऊंचे आपके ये पहाड़ हैं, ये क्या कर देते हैं, यहां पर आपको गर्म हवा नहीं दिखती है। यहां वर्षा वाली वायु किसी ऊंचे पर्वत से टकराने पर क्या हो जाता है, उस क्षेत्र में आप वर्षा होते हुए देखते हैं। और पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत आपको सूखे रहते हुए दिख जाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्षा छाया क्षेत्र के तौर पर पुकारते हैं। उच्चवाचव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, उच्चवाचव का मतलब यहां पर आपको बताया गया कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि जो हमारे पहाड़ के इलाके हैं ना, जो ठंडे इलाके हैं, आप ये देखते हैं कि यहां पर हमें गर्मी नहीं दिखती है। बिल्कुल सही बात है। उसी के बाद हमने देखा कि यहां पर अगर जब हम देखें कि वर्षा वाले बादल आते हैं ना, तो वो वर्षा वाले बादल इन पहाड़ों से टकरा जाते हैं, है ना, इन पहाड़ों तक ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। जो आपके वर्षा वाले बादल हैं वो इन पहाड़ों तक ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं, वो इनके नीचे ही क्या हो जाते हैं, आपको दिखता है कि टिक जाते हैं। ऊपर अगर बारिश होती है तो वो बर्फ के रूप में ही होती है। ऊपर अगर आप बारिश होते हुए देखते हैं तो वो बर्फ ही गिर रही है तापमान कम होने की वजह से। वहीं जहां पर आप देखें कि जो नीचे का क्षेत्र होता है, जहां पर ज्यादा आपको ठंड नहीं दिखती है, वहां पर आप लोग क्या देख लेते हैं दोस्तों कि वहीं पर अपनी बारिश कर देते हैं। तो उच्चवाचव का मतलब है कि मुख्य तौर पर पहाड़ों की ऊंचाई, उच्चवाचव यानी कि जो पहाड़ों की आपकी ऊंचाई है, ये भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर देती है आपकी जलवायु को। कि पहाड़ ऊंचे हो जाने की वजह से जो आपके बादल हैं बारिश के, वो पहुंच नहीं पाते हैं यहां तक। और यहां पर आप देखते हैं कि बादल जब पहुंचते हैं तो वो तापमान कम होने की वजह से जब बारिश करते हैं तो वो बर्फ के तौर पर होती है। और ये बर्फ आपको पहाड़ों में ही दिखती है, किसी और क्षेत्र में नहीं। तो मुख्य तौर पर किसी भी क्षेत्र की जलवायु इन सभी कारणों से आप प्रभावित होते हुए देख रहे हैं, है ना, इन सभी कारणों से आप प्रभावित होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, हमने देखे दोस्तों कि मुख्य तौर पर अगर हम भारत की जलवायु को देखें, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भारत किस पर्टिकुलर चीज पे दिखता है, कि हमारा जो प्यारा भारत है उसकी जलवायु किन किन चीजों से प्रभावित हो रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला है अक्षांश। कि भारत, अगर आप देखें बच्चों, अक्षांश की रेखा मतलब ये जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। तो दुनिया के एकदम बीच से जो रेखा निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से पुकारते हैं, है ना। दुनिया के एकदम बीच से जो रेखा निकलती है ये आपकी क्या है दोस्तों, ये जो है इसे हम लोग क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। अगर आप लोग देखें कि जो कर्क रेखा है ये भारत को लगभग बराबर भागों से बांटती है। दुनिया के बीच से गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा कहते हैं। जो दुनिया की एकदम क्या है, मध्य से निकलती है। काल्पनिक रेखा है ये, असलियत में नहीं है। और इस क्षेत्र के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, अब देखिए जो यहाँ का समुद्र होगा ना, वहां की गर्म धाराएं होंगी। यहाँ पर जो समुद्र है वो गर्म धाराओं वाला होगा दोस्तों। यहाँ का जो क्षेत्र होगा, यहाँ का जो समुद्र होगा, क्योंकि एकदम गर्मी पड़ रही है तो यहाँ के क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी। तो दुनिया को एकदम बीच से जो आप देखते हैं कि एक रेखा निकलती है, उसे हमने भूमध्य रेखा कहा। और ऐसे ही आप देखते हैं कि एक रेखा भारत को भी क्या कर देती है दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत के भी एकदम बीच से होते हुए निकलती है। और इस रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं। क्या करते हैं, कर्क रेखा के नाम से पुकारते हैं, है ना। और अगर आप देखें कि जो कर्क रेखा है ना, ये क्या कर देती है, ये भारत को दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत। पता है ना आपको, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। तो ये जो कर्क रेखा है, काल्पनिक रेखा है, भारत के एकदम बीचम बीच से निकलती है और भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। और ये जो आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत है, यहाँ के अंदर आप क्या देखते हैं कि उत्तर भारत में थोड़ी ज्यादा ठंड मिलती है, गर्मी भी ज्यादा पड़ जाती है। दक्षिण भारत के अंदर तापमान आपको सामान्य दिखता है। और यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में तापमान के अंदर विभिन्नता होने की वजह से आप यहाँ की जलवायु में भी क्या देखते हैं, फर्क देखते हैं, है ना। आप देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो हमारा उत्तर भारत है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है।
वहीं दक्षिण भारत के अंदर तापमान आपको क्या दिख जाता है, सामान्य दिखता है। तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि ये जो है यहाँ की दोनों क्षेत्रों में हमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। गर्मी में सर्दी में दक्षिण भारत के अंदर तापमान समान है, सेम ही है। वहीं उत्तर भारत में सर्दी बहुत ज्यादा है, गर्मी में गर्मी आपको बहुत ज्यादा है। ऐसे ही आप लोग देखें कि जो भारत के अंदर ऊंचाई है, ये भी क्या करती है, भारत के मुख्य तौर पर क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा जो पूरे तौर पर जलवायु होती है उसे प्रभावित करती है। अगर आप भारत के उत्तर में देखें तो हमें क्या मिलता है, भारत के अगर आप उत्तर को देखें, एकदम टॉप को देखें, तो हमें उत्तर में क्या मिलते हैं, हमारे हिमालय के पर्वत मिलते हैं, और जिनकी औसतन ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ भारत के एकदम टॉप पर आपको दिखते हैं। और भारत के जो आपको क्या दिखते हैं कि हमारे पास अगर आप देखें कि जो भारत के अंदर दूसरी तरफ जो हमारे तट के अधिकतम क्षेत्र हैं, वहां पर आप देख पाते हैं कि वो 30 मीटर है। तो अगर आप देखें कि पहाड़ों की ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, वहीं पर अगर आप देखें जो हमारे विशाल तटीय क्षेत्र हैं उनकी अधिकतम ऊंचाई की जो हमारे तट पर मौजूद जितनी भी हमारी क्या है दोस्तों ऊंचाई है, तट अगर समुद्र से देखें कितनी ऊंचाई पर है, वो मात्र आपको 30 मीटर पर दिखते हैं। समुद्र और तट के बीच का जो अंतर है वो मात्र 30 मीटर का आपको दिख रहा है। और वहीं अगर हम देखें कि जो हमारे पहाड़ हैं जो आपको उत्तर भारत में दिखते हैं, ये आपको लगभग 6000 मीटर के आसपास दिखते हैं। और ये जो हमारा हिमालय होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, ये मध्य एशिया से, यहां से मध्य एशिया से, उसी के साथ आप देखते हैं कि चीन से आने वाली जो आपकी ठंडी हवाएं होती है ना, उनको भारत में आने से रोकता है। अगर हमारा हिमालय पर्वत ना हो तो आप देखते हैं कि इस हिमालय पर्वत के ना होने की वजह से ये ठंडी हवाएं जो मध्य एशिया से आती हैं वो भारत में घुस जाए और भारत और ज्यादा ठंडा पड़ जाए। क्या हो जाए दोस्तों, और ज्यादा ठंडा पड़ जाए। तो अगर आप देखते हैं ना कि दिल्ली में, यूपी में ठंड पड़ती है, तो ये अभी कम ठंड है क्योंकि हमारे साथ हिमालय खड़ा हुआ है। और अगर हिमालय नहीं होता दोस्तों तो ये मध्य एशिया की हवाएं भारत के अंदर घुस जाती और भारत को और ठंडा कर देती। तो यहां पर यह बताया गया कि मुख्य तौर पर जो ऊंचाई है वो भी भारत को प्रभावित कर रही है ना, कि अगर आप भारत में ऊंचे क्षेत्र में हैं तो वहां पर आपको तापमान कम दिखता है, ठंड ज्यादा है। वहीं आप समुद्र के पास हैं तो वो समुद्र के पास होने की वजह से आपको तापमान सामान्य दिखता है और यहाँ की जलवायु आपको अलग दिखती है। ऐसी एयर प्रेशर भी आपको दिखता है दोस्तों। क्या है कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि भारत के अंदर भी जिन इलाकों में तेज हवाएं चलती हैं वहां का तापमान और वहां की जलवायु अलग है। वहीं वो क्षेत्र जहां पर आपको कम हवाएं दिखती हैं, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, हमारा गुजरात हुआ, मुंबई हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरला हुआ, है ना, कर्नाटक हुआ, इन राज्यों के अंदर तेज हवाएं चलती हैं। इसीलिए इन राज्यों का जो तापमान है वो आपको समान दिखता है, एक जैसा दिखता है। यूपी बिहार में हवाओं की उपस्थिति ज्यादा नहीं है और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि यहाँ का जो तापमान है वो आपको अलग दिखता है। तो जैसे दुनिया को और दुनिया की जलवायु प्रभावित हो रही है वायु दाब से, हवाओं के चलने से, ऐसे ही भारत की भी हो रही है। अब एक चीज कहलाई जाती है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं मुख्य तौर पर व्यापारिक पवनें। क्या कहा जाता है इसको हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवनें। क्या होती हैं व्यापारिक पवनें, चलिए एक एक कर इसको समझते हैं। अगर आप देखें कि जो हमारा प्यारा भारत है, भारत में अगर आप देखें कि जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, हमारे देश के अंदर आती हैं। व्यापारिक पवनों का मतलब क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए ये पवनें मुख्य तौर पर उत्तरी गोलार्ध से गुजरती हैं, है ना। अगर आप दुनिया को देखें दोस्तों, कि अगर आप दुनिया को देखते हैं इस प्रकार से, तो दुनिया के एकदम बीच से एक रेखा निकलती है और इसी को हमने क्या नाम दिया है, इसी को हमने भूमध्य रेखा कहा है। और इस भूमध्य रेखा ने क्या किया, इस भूमध्य रेखा ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा है और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आपका नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध के तौर पर पुकारा है। तो दुनिया हमें दो क्या है, गोलार्धों के अंदर बटी हुई दिखती है। भूमध्य रेखा ने दुनिया को दो बराबर गोलार्धों में बांट दिया। ऊपर वाले इलाके को हमने उत्तरी गोलार्ध कहा, नीचे वाले इलाके को दक्षिणी गोलार्ध कहा। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब आप देखिए कि ये जो आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारे ठंडे क्षेत्र हैं, है ना, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारे ठंडे क्षेत्र हैं वहां से ये हवाएं चलती हैं और ये क्या करती हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आने की कोशिश करती हैं, है ना। आप क्या देखते हैं कि आपके उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये हवाएं आने की कोशिश करती हैं, है ना। तो आपका उत्तरी गोलार्ध का मतलब क्या है कि ये आपका, ये देखो दोस्तों, ये है आपका भूमध्य रेखा, ये है आपकी भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के ऊपर ये सारा हमारा क्या है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये सारा जो है नीचे ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो मुख्य तौर पर होता क्या है, मुख्य तौर पर होता यह है कि जो आपकी उत्तरी गोलार्ध की हवाएं है ना, वो क्या करती हैं दोस्तों, वो आपको दक्षिण की ओर बहती हुई दिखती हैं। ये आपकी हवाएं दक्षिण की तरफ आने की कोशिश करती हैं। उत्तरी गोलार्ध से आपकी हवाएं क्या करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आती हैं, है ना। अच्छा, ये जब आपकी उत्तरी गोलार्ध से हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आ रही होती हैं तो पृथ्वी के अंदर ना एक प्रकार का बल आपको दिखता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है कोरियालिस बल, है ना।
आप क्या देखते हैं कि पृथ्वी के एकदम बीचम बीच में आपको क्या दिखता है दोस्तों, आपको एक बल दिखता है, एक फोर्स दिखती है जिसे हम लोग कोरियालिस बल कहते हैं। और ये कोरियालिस बल पता है क्या करता है, ये कोरियालिस बल आपकी हवाओं को चेंज कर देता है। कि आप अगर देखें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है तो ये कोरियालिस बल क्या कर देता है, हवाओं को ऐसे नहीं आने देता, इसकी दिशा को चेंज कर देगा। आप देखें कि उत्तर से दक्षिण की तरफ एकदम सीधी आ रही है, इसकी दिशा को ये चेंज कर देता है। आप देखते हैं कि कोरियालिस बल हवाओं को क्या कर देता है, उत्तर से जब दक्षिण की तरफ वो जा रही होती है उनकी दिशाओं को चेंज करता है ना। और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि पुराने समय के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो जहाज होते थे, समुद्र में अचानक से तेज हवाएं चलने लगती थी। वो कैसे चलती हैं दोस्तों, ये वही व्यापारिक पवनें होती हैं। ये क्या है दोस्तों, वो यही इसी बल की वजह से आप देखते हैं कि हमारे जो इन्हीं पवनों की वजह से आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे समुद्र में बड़े बड़े जहाज चला करते थे। कि मुख्य तौर पर आप देख पा रहे हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तरी गोलार्ध से नीचे की तरफ आती है, और जब ये नीचे आ रही है तो आपने क्या देखा कि इसकी दिशा चेंज हो गई। अब जब ये दिशा चेंज हो जाती है तो जो हमारी बड़ी बड़ी पानी के जहाज थे, नाव थी, वो क्या कर लेती थी, वो इसी डायरेक्शन में हवा के साथ बहती थी। जब इंजन नहीं थे तो वो इन्हीं हवा के साथ बहा करती थी, है ना। और इसके जरिए क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। बड़े बड़े जो पानी के जहाज थे, इन्हीं हवाओं की वजह से तो क्या था बच्चों, व्यापार किया करते थे। कि भाई आप देखें कि यूरोप के लोग भारत आ गए, कैसे आए, इंजन था नहीं, इन्हीं व्यापारिक पवनों की मदद से आए। कि उत्तरी गोलार्ध से जो आपकी हवाएं चली, वो आपको क्या दिखता है दोस्तों, कि कोरियालिस बल की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। कोरियालिस बल की वजह से आप देखते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। और आप देखते हैं कि इसी को हमने व्यापारिक पवनें कहा है। और ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये मुख्य तौर पर क्या करती हैं, इनके अंदर कम नमी आपको दिखती है। क्योंकि कम नमी क्यों होती है, क्योंकि ये ऊपर से आ रही हैं, ये जमीनी इलाके से आ रही है। अगर ये समुद्र की तरफ से आती हुई दिखेंगी तो आपको इनके अंदर आपको ज्यादा हवाएं दिखेंगी। और इन पवनों के द्वारा आप देखते हैं कि हम कम बारिश होते हुए देखते हैं। ये जो हवाएं होती हैं ये कम बारिश करती हैं, बारिश इनके अंदर बहुत कम होती है। नदी से जो छोटा मोटा पानी होता है वही ये पानी क्या करती है, बरसा देती है। अब ये कोरियालिस बल क्या है, इसको देख लेते हैं दोस्तों, है ना। कोरियालिस बल को एक बार पढ़ लेते हैं कि कोरियालिस बल हमारी पृथ्वी के गर्भ में मौजूद है, हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद है। और ये कोरियालिस बल क्या करता है दोस्तों, ये जो कोरियालिस बल है ये बहुत नौटी है, बहुत ही शरारती है। क्या करता है भैया, ये कोरियालिस बल आप देखें कि यहां से हवा चल रही है, आ रही है, अचानक से इसकी दिशा को चेंज कर देगा। ऐसे आप देखें कि आप दक्षिणी गोलार्ध से देखिए हवा जा रही है, इसकी दिशा को चेंज कर देगा। तो कोरियालिस बल पृथ्वी के घूमने की वजह से पैदा होता है। पृथ्वी घूम रही है ना, इसी वजह से ये कोरियालिस बल पैदा होता है। और इसकी वजह से आप लोग देखें कि जो आपकी उत्तरी गोलार्ध में आपकी हवाएं होती हैं, वो जब नीचे जा रही होती है दक्षिण की तरफ, तो उनकी दिशा को क्या कर देता है, वो विक्षेपित कर देता है, बाईं तरफ कर देता है। वो जा रही होती है उसको चेंज कर देता है, उसकी दिशा को चेंज कर देता है। और यही आपका कोरियालिस बल कहलाता है। और इसी को हम लोग फेरेल का नियम भी कहते हैं, इसी को फेरेल का नियम भी कहा जाता है ना। तो हमने देखा कि मुख्य तौर पर भारत में ऊंचाई, उसी के साथ साथ हमारी जो समुद्र से दूरी, और हमने देखा कि मुख्य तौर पर व्यापारिक पवनें क्या है दोस्तों, कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर आपने पीछे देखा होगा कि यहां पर आपने देखा कि उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। उत्तर से आने वाली जो आपकी हवाएं हैं वो नीचे आती हैं। याद समझ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर से जो आपकी आने वाली ये हवाएं हैं, ये कोरियालिस बल की वजह से चेंज हो जाती हैं। और इसी वजह से जब आपकी पानी के जो बड़े बड़े जहाज हैं, आपको क्या दिखता है दोस्तों, आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर ये आपको पूरे तौर पर क्या दिख जाते हैं, कि बहते रहते हैं, है ना। आपकी जो बड़े बड़े तौर पर क्या होते हैं दोस्तों, आपके जो बड़े बड़े तौर पर आपकी ये जो पानी के जहाज होते हैं ये बहते रहते हैं। लेकिन कोरियालिस बल की वजह से ये इनको पूरे तौर पर क्या मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है ना। तो कोरियालिस बल क्या रहा, एक बार दोबारा देख लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध से आपने देखा कि हवाएं चली, नीचे आई, और नीचे आने के बाद कोरियालिस बल की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अब इस क्षेत्र में जो आपके पानी के जहाज थे वो आगे बढ़ेंगे, व्यापार हो पाएगा, इसीलिए इसको व्यापारिक पवनें कहा। तो जो भारत है वो व्यापारिक पवनों की वजह से, कोरियालिस बल की वजह से भी प्रभावित होता है। एक चीज होती है जिसे कहा जाता है जेट धारा, है ना। अब ये जेट धारा क्या है ये समझ लीजिए। सर ये क्या ये जेट जी है? नहीं मेरे दोस्त, ये जेट धारा है। जेट का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ चलने वाली आपकी हवाएं। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखें दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है, अगर आप इसको देखें कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पृथ्वी के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास इसमें 5 लेयर है। पृथ्वी के ऊपर आप जाएंगे स्पेस में तो हमें 5 लेयर दिखते हैं। सबसे पहला जो लेयर होता है, सबसे पहली जो परत होती है, इसे कहा जाता है शोभ मंडल, है ना। ट्रोपोस्फियर इसे कहा जाता है, हिंदी में शोभ मंडल कहा जाता है। जो पृथ्वी का सबसे पहली लेयर हमें दिखती है इसे हम लोग शोभ मंडल कहते हैं। और ये आप दिखता है कि 12,000 मीटर तक है ना, कि हमारी पृथ्वी की सतह से 12,000 मीटर तक जब आप ऊपर जाएंगे तो आपको शोभ मंडल दिखता है। और इसी के अंदर क्या है बच्चों, इसी शोभ मंडल के अंदर बहुत तेजी के साथ आप देखते हैं, है ना, जो हमारा आसमान है, हमारे आसमान को जब आप ऊपर पहुंचते रहते हैं पृथ्वी की सतह से 12,000 मीटर तक जब आप ऊपर जाते हैं
तो वो पूरा इलाका क्षोभ मंडल कहलाता है। इसी क्षोभ मंडल के अंदर आप लोग देखते हैं कि बहुत तेजी के साथ बहने वाली हवाएं होती हैं और इनकी स्पीड लगभग आपको क्या दिखती है, गर्मी में 110 किलोमीटर के आसपास और सर्दी में 184 किलोमीटर के आसपास दिखती है। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम लोग जेट धाराओं के तौर पर जानते हैं। तो जेट धाराएं हमारी जो वायुमंडल की क्षोभ मंडल है यहां पर बहती है। गर्मी के अंदर इनकी स्पीड 110 किलोमीटर, सर्दी में 184 किलोमीटर के आसपास होती है। और ये धाराएं आपको क्या दिखती हैं, ये धाराएं आपको पूरे हिमालय के दक्षिण में बहती हुई दिखती हैं। हमारा जो हिमालय है ना दोस्तों, उसकी ऊंचाई ज्यादा है, हिमालय एकदम ऊंचा है आपको दिखता है। तो हिमालय का जो टॉप है वो आपको क्या मिलता है, क्षोभ मंडल के आसपास बहता हुआ दिखता है ना। आपका जो हिमालय है वहां पर आप लोग इस धारा को बहते हुए देखते हैं। और ये जो जेट धारा है ये भी भारत को और भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। क्या पढ़ा, जलवायु नियंत्रित कैसे होती है वो, और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या है उनको देखा। अब अपनी आज की क्लास की क्विज के सवालों को आपके सामने रखेंगे दोस्तों, है ना। टॉपिक आसान था, कंफ्यूजिंग भी था, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से पढ़ा। पहला सवाल आपके सामने है आज की क्लास का कि जेट धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। आपके सामने यहाँ पर तीन बातें लिखी गई हैं जेट धारा के बारे में, और आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कौन सी बात जेट धारा के बारे में बिल्कुल आपको सही लगती है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा वाक्य कोरियालिस बल से संबंधित है, कि कोरियालिस बल के बारे में कौन सी बात आपको संबंधित लगती है, यह आपको बतानी है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास के क्विज के क्वेश्चन रहे। पहला कि जेट धारा के संबंध में कौन सी बात आपको सच दिखती है। जेट धारा 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है और ये 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो हमारे क्षेत्र होंगे ना क्षोभ मंडल में, वहां पर हमें दिखती है। बिल्कुल सच बात है। गर्मी में इसकी स्पीड 110 किलोमीटर होती है, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सही है। ये धाराएं क्या करती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिम में क्या करती है, चक्रवात को पैदा करती है। बिल्कुल सच बात है। तो उपरोक्त सभी बातें बिल्कुल सही हैं। कोरियालिस बल क्या है कि कोरियालिस बल के कारण जो उत्तरी गोलार्ध की आपकी हवाएं होती हैं वो दक्षिण में जाते हुए अपनी दिशा को चेंज कर लेती हैं, है ना। और ये जो बल है दोस्तों क्या कर देता है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जब जा रही होती है, दक्षिणी गोलार्ध से हमारी हवाएं जा रही होती हैं तो वो उत्तरी गोलार्ध में बाईं दिशा में मुड़ जाती हैं। बिल्कुल सच बात है। और इसी बल के कारण के कोरियालिस बल की वजह से ही जेट धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल आपको सही दिखती हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस आपको इस जगह पर यहां पर ऐप में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपनी अगली क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग ये जो आपका जलवायु वाला टॉपिक है इसी को करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 3 होगा और इसके अंदर हम लोग मानसून की आगमन की वापसी, कि मानसून भैया आता कैसे है ना, बारिश आती कैसे है भारत के अंदर, बारिश का आना कैसे होता है, उसको आपके साथ समझेंगे, डिस्कस करेंगे। आशा है कि आप सभी बच्चों को हमारी आज की ये क्लास पसंद आई होगी। आपके साथ मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, डिस्कस करेंगे यही चैप्टर, इसका लेक्चर नंबर 3। तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।